चलिए आज हम शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थोड़ा बिना स्टीरियो की बात नहीं बनेगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो में दो पार्ट होते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है कॉन्फिगुरेशनल। What is the difference between conformational and configurational? Conformational मतलब जो इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। कॉन्फिगरेशनल रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इनको सेपरेट किया जा सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दो होते हैं, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। तो आज मैं आपको ऑप्टिकल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। तो आज का हमारा मेन है कन्फर्मेशनल। मैं जब एल्केन पढ़ाऊंगा आपको हाइड्रोकार्बन, तब कन्फर्मेशनल ले लेंगे। अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। कॉन्फिगरेशनल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल? कन्फर्मेशनल इंटर कन्वर्टेबल, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप रूम टेम्परेचर पर। ये होते हैं नॉन इंटर कन्वर्टेबल, इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम डायास्टीरियोमर्स भी है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम एंशियोमर्स भी है, एनेंशियोमर्स। पूरा डिटेलिंग करेंगे आज की क्लास ऑप्टिकल पर ही है पूरी की पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा तो आप कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं पढ़ सकते, मतलब दोनों ही आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल जो सिस एंड ट्रांस थोड़ा हल्का सा आपने 11th में पढ़ा होगा, यहाँ पूरी डिटेलिंग करेंगे आज ज्योमेट्रिकल की और ऑप्टिकल की। तो पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज डिटेल में पढ़ना है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं, जिनमें कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल वो इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर ये हाइड्रोकार्बन में आता है, एल्केन में 11th में पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता, पर मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये इंटर कन्वर्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, इनकी एनर्जी में डिफरेंस इतना कम होता है कि एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको आइसोमर्स नहीं बोलकर कन्फर्मर्स बोलते हैं। कॉन्फिगरेशनल में नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक ऑप्टिकल होता है और दूसरा ज्योमेट्रिकल होता है। तो शुरू करते हैं पहले से। तो पहला ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं? टू और मोर आइसोमर्स कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट is called as optical isomers, and the phenomena is called as optical isomerism. Two or more isomers, two or more compound having same molecular formula, same structural formula, same physical properties, same chemical properties, but show different behavior towards plane polarized light is called as optical isomers, and phenomena is
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो वैसे तो ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है और देख के नहीं लग रहा है पता नहीं क्या कह रहा है, पर अपन जब अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना समझ लो कि क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरह से वो बिहेवियर है उनका टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज, वो अलग अलग होता है। क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कैसे बिहेवियर अलग अलग होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किससे कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है जिसमें लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। लाइट ऑर्डिनरी लाइट कैसी होती है? ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसमें लाइट के जो वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में होते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है। लेकिन अगर लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो तो इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप ध्यान रखिएगा ऑर्डिनरी लाइट में और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है। ऑर्डिनरी लाइट में लाइट की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। प्लेन के अगेंस्ट द पेपर ऑफ द प्लेन, इन द पेपर ऑफ द प्लेन कैसे भी ले सकते हो आप, जिस बोर्ड पे प्लेन पे लिख रहे हो उस प्लेन के अगेंस्ट कैसे भी, लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए। या तो आप इस प्लेन में ले रहे हो या इस प्लेन में ले रहे हो, जो प्लेन में लेना चाहो एक ही प्लेन में। तो मैंने इस प्लेन में ले लिया तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं आप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मैं अभी आपको बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की डिटेलिंग कर देता हूं कैसे होते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, सिर्फ पीपीएल के अगेंस्ट इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो पीपीएल के अगेंस्ट इनका बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है वो बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां लिखने की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ में लिखना है तो लिखते रहिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां से चैप्टर शुरू होता है। पोलरीमीटर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ऑर्डिनरी लाइट है, लाइट की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, लाइट की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है। ये ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करना है निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म पे कैल्साइट की कोटिंग होती है, इसकी कोटिंग होती है कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है? CaC होती है। जब इसको इसमें से पास करोगे तो लाइट के वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में रह जाते हैं, इसे आप बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म में से पास किया, लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में रह गए, क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। ये आपका हो गया, एक ऐसे यू ट्यूब ले ली, खाली है ये, L डेसीमीटर की मान लो, डेसीमीटर में ले लिया और यहाँ पर 360 डिग्री में घूमने वाला एनालाइजर लगा लिया। ये आपकी आई है या एनालाइजर है जो 360 डिग्री से घूम सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया, इस ट्यूब में से पास कराया, खाली है, ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, और अपनी आई को वहां सेट कर लिया, इस एनालाइजर को घुमा घुमा के जहां मुझे लाइट मैक्सिमम आती हुई दिखाई दे रही है। कहां सेट कर लिया है? जहां मुझे लाइट मैक्सिमम आती हुई दिखाई दे रही है, जिस जगह भी मैक्सिमम आती दिखाई दे रही है वहां फिक्स कर लिया। समझ रहे हैं? ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल प्रिज्म से पास किया, निकोल प्रिज्म से पास करके इसको प्लेन पोलराइज्ड बना लिया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस एम्प्टी यू ट्यूब में से खाली न लिए, कुछ भी नहीं है इसमें, एल लेंथ है जिसका जो यूनिट है वो डेसीमीटर होता है, इसमें से बाहर निकाला और कहां पर फिक्स कर लिया? जहां पर मुझे ये लाइट मैक्सिमम आती हुई दिखाई दे रही है। डन। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं भरा हुआ है, इसमें से पास किया और एनालाइजर को घुमा घुमा के वहां फिक्स कर लेना है जहां मुझे ये लाइट मैक्सिमम आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप देखोगे कि इस समय ये लाइट ऐसे एंटर करेगी,
और ऐसे एग्जिट करेगी, सिंपल सा। अब आपने क्या किया, जिस कंपाउंड को चेक करना है, मान लीजिए ग्लूकोज है, इसको चेक करना है, तो इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया, वाटर सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन बनाया और इस यू ट्यूब में डाल दिया। मान लीजिए आप ग्लूकोज को चेक करना चाह रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो क्या करें, इसमें वाटर डाला, वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बना लिया, इस सॉल्यूशन को इस यू ट्यूब में भर दिया। अब आपने देखा और आपको लाइट वही मैक्सिमम दिखाई दे रही है जहां पहले दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये कंपाउंड ने, इस सॉल्यूशन ने इस लाइट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, कुछ भी इसके साथ इसका इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपको लाइट पहले जैसे वही दिखाई दे रही है जहां पहले मैक्सिमम दिखाई दे रही थी, अभी भी लाइट आपको वही मैक्सिमम दिखाई दे रही है। आफ्टर फिलिंग दिस यू ट्यूब by solution of glucose, it means this solution is optically inactive। अगर कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसा रहा, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझ गए। लेकिन आपने देखा, आपने यहाँ देखा जहां पहले से फिक्स किया हुआ था और देखो अरे यार लाइट तो आ ही नहीं रही है, यानी कि जहां पहले मैक्सिमम आ रही थी अब वहां मैक्सिमम नहीं आ रही है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन ने इस लाइट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया है, कुछ रोटेशन किया है, यानी कि जहां पर पहले मैक्सिमम आ रही थी वहां पर अब लाइट आपको नहीं दिख रही है और लाइट देखने के लिए आपको इस एनालाइजर को घुमाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ, ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। कैसा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो दो बातें हो सकती है, या तो ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए या ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। एंटर तो ऐसे करेगी पर या तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। क्लॉकवाइज घूम जाए तो इसे बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्लस से दिखाते हैं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी या माइनस से दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैपिटल डी नहीं है, या प्लस से दिखाते हैं, स्मॉल एल या माइनस से दिखाते हैं। इसका मतलब इसने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया है इस सॉल्यूशन ने, इसका मतलब इसने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। या तो नहीं घुमाएगा, नहीं घुमाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन लाइट को अगर रोटेट कर दिया इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एल और माइनस। इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। बोलो समझ में आया? ये इसे पूरे इस एपरेटस का नाम है पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर में कोई कंपाउंड ये बता देगा आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। आप उसका सिंपली सॉल्यूशन बना के इसमें डालें और देख लें जहां आपने पहले फिक्स किया था क्या लाइट वही मैक्सिमम आ रही है। यस सर, वही मैक्सिमम आ रही है, वही मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन आपकी आंख के सामने अंधेरा छा गया, आपने ऐसे देखा और यार लाइट तो गायब हो गई। लाइट गायब हो गई इसका मतलब जैसे एंटर हुई थी वैसे एग्जिट नहीं हुई है। तो आपने क्या किया, इसको घुमाया। घुमाने से आपको पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, कितने डिग्री से घुमाया वो भी पता चल जाएगा। उससे आपको पता लग गया कि यार ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी और एल माइनस। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बदमाशी नहीं करता। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे सपोज करिए ये कंपाउंड है, टू ब्यूटेनॉल। इसमें इस कार्बन को किरेल कार्बन बोलते हैं। किरेल कार्बन का मतलब जिसमें चार अलग अलग, जिस कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप लगे हों उस कार्बन को किरेल कार्बन बोलते हैं। ये कार्बन किरेल कार्बन है क्योंकि देखो CH3, OH और C2H5 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। ऐसे कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं।
यानी कि क्रियल कार्बन वाला कंपाउंड है और ये इसकी आप देखेंगे तो मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर आप मिरर लगा देंगे तो ये होगा। कहने का मतलब अगर एक क्रियल कार्बन है तो वो हमेशा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। जब भी कभी किसी कंपाउंड में एक ही क्रियल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है, यानी कि वो हमेशा क्या करेगा, लाइट को घुमाएगा। हाँ, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो इसकी मिरर इमेज लीवो रोटेटरी होगी, ये लीवो रोटेटरी होगा तो इसकी मिरर इमेज डेक्स्ट्रो होगी। अब ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है वो तो पोलरिमीटर में डालने से ही पता चलेगा। हाँ, देख कर ये बता दूंगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों बता दूंगा? क्योंकि ये कार्बन क्रियल है, इस पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो कोई भी कंपाउंड अगर क्रियल कार्बन वाला है, एक ही क्रियल कार्बन वाला, 2 क्रियल कार्बन वालों की स्टडी डिफरेंट है, तो एक ही क्रियल कार्बन वाला है तो उस पे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो वो एक क्रियल कार्बन वाला है और वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें क्रियल कार्बन है वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन एक ही क्रियल कार्बन, 2 क्रियल कार्बन होगा तो क्या कंडीशन होगी वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी तो सिर्फ एक क्रियल कार्बन है ये, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है कि वो लाइट को घुमाए। अब कोई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कोई कंपाउंड कागज पर लिखा है तो क्या मैं देखकर बता सकता हूं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? क्या मैं बता सकता हूं? क्या मैंने कोई कंपाउंड आपको लिखा, आप बताएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? जैसे सपोज करो ये है, ये कंपाउंड है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बताओ, मैंने कागज पे कंपाउंड लिखा, मैं पूछता हूं ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक H है, एक OH है, 2 CH3 आ गए। अब ये CH3 तो सेम है, इसलिए ऑप्टिकली कैसा हुआ, इनएक्टिव। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ Cl लगा दिया। अब आपसे पूछूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? अब एक्टिव हो गया, क्योंकि अब 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये कार्बन क्रियल हो गया, यानी कि खुद होगा और एक इसकी मिरर इमेज होगी। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना जरूरी है? क्रियल कार्बन होना जरूरी है। फैन बंद कर दो। क्रियल कार्बन होना जरूरी है या क्या होना जरूरी है? 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। पहला आंसर आया मेरे पास कि 4। बढ़िया, ये अच्छा है कि अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इट मींस हम जिंदा है यार, वरना तो पता ही नहीं चलता है लाइव क्लास में जिंदा भी है कि सामने वाला या मैं, दोनों ही कुछ हो गया है। 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बढ़िया आंसर आया। लेकिन अब मैं इस आंसर को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और मैं बिल्कुल सही डेफिनेशन पे जाके आपको इस कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है वहां तक ले जाना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है, उसकी एक डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन नहीं है, हर जगह ये एप्लीकेबल है। दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, इससे ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? जब वो डिसिमेट्रिक होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? जब वो डिसिमेट्रिक होता है। बताऊंगा डिसिमेट्रिक क्या होती है, बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। लेकिन कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? जब वो कंपाउंड डिसिमेट्रिक हो। अब कोई कहे सर अभी तो आप बोले थे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियल कार्बन हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक क्रियल कार्बन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी कंपाउंड में एक क्रियल कार्बन है या 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो वो 100% डिसिमेट्रिक है, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्रियल कार्बन या 4 फंक्शनल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं, मेन डेफिनेशन क्या है? वो तो इसका सब पार्ट है। मेन डेफिनेशन है डिसिमेट्री। अगर किसी भी कंपाउंड में डिसिमेट्री है, डिसिमेट्री होने का मतलब क्या है वो समझा देता हूं। डिसिमेट्री होने का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, बिल्कुल मेरा हाथ दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर मेरा हाथ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये एक कंपाउंड है और ये एक इसकी मिरर इमेज है।
आप देखेंगे ना बिल्कुल यही दिखेगा ना, अगर इस हाथ को आप मिरर में देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना। तो ये कोई कंपाउंड है और ये किसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज को ओरिजिनल इमेज पर आप सुप्रीम पोज करवाइए। कोई भी कंपाउंड लीजिए, उसकी मिरर इमेज लीजिए, उसकी मिरर इमेज को ओरिजिनल पर सुप्रीम पोज कराइए। अगर सुप्रीम पोज कर लेता है तो सिमेट्रिक, सुप्रीम पोज नहीं करता है तो डिससिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? ये कोई कंपाउंड, ये इसकी मिरर इमेज, इसको काट के इसके ऊपर रखा, क्या सुप्रीम पोज करेगा? नहीं करेगा सर। ये थंब और ये थंब अलग अलग हो गए, इस पर ये अंगुली आएगी, नहीं करेगा। फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है, इसको काट कर इसके ऊपर रखना है, या 180 से रोटेट करके रखो तो भी नहीं करेगा, ऐसे रखो तो भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये डिससिमेट्रिक है। तो अगर आपने ये कंपाउंड लिया और ये किसकी मिरर इमेज ली, इसको काट कर इसके ऊपर रखा, फोल्ड नहीं करना भाई, इसको काट कर इसके ऊपर रखा, तो ये सुप्रीम पोज नहीं करेगा। 180 से रोटेट करो फिर रखो तो भी सुप्रीम पोज नहीं करेगा। इसलिए डेफिनेशन क्या बन गई कि जिन कंपाउंड्स में किरेल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जिसमें किरेल कार्बन है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मेन कंडीशन क्या हुई? मेन कंडीशन क्या हुई? डिससिमेट्री। और डिससिमेट्री का पता कैसे लगेगा? कोई भी कंपाउंड लो, उसकी मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल इमेज पे सुप्रीम पोज करा दो। सर नहीं हो रही है, 180 से कराओ घुमा के, नहीं हो रही है, इसका मतलब वो डिससिमेट्रिक है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और दुनिया में हर चीज की मिरर इमेज होती है यार, अरे हर चीज की मिरर इमेज होती है ना, सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय एक को छोड़कर। कौन सी चीज को छोड़कर? अरे यार वैम्पायर को छोड़ दो, बाकी तो दुनिया में हर चीज की मिरर इमेज होती है ना। तो बस मिरर इमेज लो, ओरिजिनल पे सुप्रीम पोज कराओ, कर गई तो सिमेट्रिक, नहीं करी तो डिससिमेट्रिक। अगर डिससिमेट्रिक है तो फिर वो 100% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक ही किरेल कार्बन है, एक ही किरेल कार्बन का मतलब 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो 100% डिससिमेट्रिक होगा, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये मैं देखकर बता सकता हूं। लेकिन ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, ये मैं जब तक पोलरीमीटर में नहीं डालूंगा मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, ये पता चल जाएगा कि ये डेक्स्ट्रो पता लग गया तो मिरर इमेज लीवो होगी, ये लीवो है तो मिरर इमेज डेक्स्ट्रो होगी। यानी कहने का मतलब मिरर इमेज ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा, पीपीएल को। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कहने का मतलब इनका रोटेशन डिफरेंट होगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपस में क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल आइसोमर्स, या दूसरा नाम क्या है इनका? एनसियोमर्स, एन-एंशियोमर्स। तो ये जो 2-ब्यूटेनॉल है इसके 2 एन-एंशियोमर्स बनेंगे। अब ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है, पर मुझे नहीं पता। मान लो मैंने मान लिया कि रोटेशन S से OH की तरफ हो रहा है, S से OH की तरफ हो रहा है, तो देखो ये D हो गया या प्लस हो गया, ये L या माइनस हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डिससिमेट्रिक है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये क्लॉकवाइज होगा तो मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मिरर इमेज क्लॉकवाइज होगी। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये डिफरेंट बिहेवियर है पीपीएल पे, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो जो डिफरेंट बिहेवियर दिखाए किसके साथ? पीपीएल के साथ, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, आप लेना चाहे तो ले लें स्क्रीनशॉट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पोलरीमीटर में मैंने जो बताया है, ये निकोल प्रिज्म का काम क्या है? सिर्फ इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का।
इतना ही काम है, बस ये इस पे आता है। कई बार कॉटिंग किस चीज की होती है, तो कैल्साइट की कॉटिंग की होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये देखना HOH HOH COH COH। इस एग्जांपल में आपको 2 किरेल कार्बन मिलेंगे। कितने किरेल कार्बन है? 2। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये। देखो कैसे, कोई कैसे, ये बताओ कैसे। यहाँ क्या है? H, यहाँ क्या है? COH, यहाँ क्या है? OH, और इस 4th वैलेंसी पर क्या है? ये पूरा मतलब CH OH COH, ऐसे ही तो है। तो कहने का मतलब ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? अभी ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, 1 2 3, और ये पूरा इसके लिए, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए तो एक पूरा ग्रुप है ना ये, तो ये अलग अलग हो गया। इसीलिए इस पे H COH OH H और ये पूरा, तो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए ये भी किरेल है और ये भी किरेल है। तो कितने किरेल कार्बन है? 2 किरेल कार्बन है। लेकिन तुम देख रहे हो कि इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक ये हो सकता है टार्टरिक एसिड, एक ये हो सकता है, ये ऐसे का ऐसा रखा, नीचे वाला घुमा दिया। एक में ऊपर वाला घुमा दिया, नीचे वाला ऐसे का ऐसा रखा। किरेल कार्बन वालों को, बाकी का तो कोई मतलब नहीं है। और 4th में दोनों घुमा दिए, तो दोनों ही रोटेट कर दिए। ऐसे मैंने 4 बनाए। अभी मैं इन चारों के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बार ये ऐसे का ऐसा रखा, इसको घुमा दिया। एक बार इस नीचे वाले को ऐसे का ऐसा रखा, ऊपर वाले को घुमा दिया, और एक बार दोनों को घुमा दिया। बस ये 4 चीजें पॉसिबल है। जब 2 किरेल कार्बन है तो उस किरेल कार्बन के अराउंड हम ये 4 बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाला सिमेट्रिक है कि डिससिमेट्रिक है? फर्स्ट वाला सिमेट्रिक है कि डिससिमेट्रिक है? फर्स्ट वाले को अगर ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड को आप सिमेट्रिक बोलेंगे कि डिससिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है बेटा ये कंपाउंड? क्यों सिमेट्री है? देखो इसमें इस प्लेन से काटो तुम, ये देखो ये प्लेन है। अगर मैं ये चाकू ले लूं और इस प्लेन से इसको काट दूं, जो प्लेन से मैंने देखा है, या मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूं, तो बिल्कुल आधा पोर्शन है ना ये, यानी कि एग्जैक्ट सेम है। ये H के सामने H, OH के सामने OH, COH के सामने COH, यानी कि ये इस प्लेन से काटने पर एग्जैक्ट 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी कि इसमें कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। की इस प्लेन से काटने पर ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सिमेट्रिक है। इस सिमेट्रिक का नाम क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि इसमें किरेल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरेल कार्बन हो एंड साथ में POS हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, उसे हम मीजो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मीजो। तो मीजो का क्या डेफिनेशन हुआ? मीजो का डेफिनेशन हुआ कि उसमें किरेल कार्बन होने ही चाहिए। अगर किरेल कार्बन नहीं है तो मीजो तो हो ही नहीं सकता, फिर तो वो ऑप्टिकल में आएगा ही नहीं। किरेल कार्बन होने ही चाहिए और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो। ऐसे कंपाउंड को मीजो कहते हैं। तो पहले वाला कैसा है? मीजो। और मीजो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने कहा ना कंपाउंड एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? डिससिमेट्रिक, जबकि ये तो सिमेट्रिक है, तो इसको मीजो कहते हैं। मीजो ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। तो ये पहले वाला कैसा है? मीजो है। और जब मीजो होता है तो उसकी जो मिरर इमेज है, पहले की मिरर इमेज कौन सी है? 4th। तो फर्स्ट एंड 4th आइडेंटिकल है, सेम है। आप इनको अलग अलग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप इसको 180 से घुमाओ
और इसके ऊपर रखो तो ये सुप्रीम पोज हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको इस पे काट के रखो, सुप्रीम पोज नहीं होगा, लेकिन एंड टू एंड रोटेट करो और फिर इसके ऊपर रख दो। यस सर, सुप्रीम पोज कर गया। एंड टू एंड रोटेट करो, एंड टू एंड रोटेट करो 180 डिग्री से और फर्स्ट पे रख दो, और फिर किस पे रख दो, फर्स्ट पे रख दो, तो ये सुप्रीम पोज कर जाएगा। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एक ही है, चाहे फर्स्ट बोल दो चाहे फोर्थ बोल दो, ये डिफरेंट नहीं है। तो हमेशा याद रखना, मीजो की मिरर इमेज वो खुद ही होती है। मीजो और मिरर इमेज क्या होता है, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, डिफरेंट नहीं होता है। या तो आप ये गिन लो या आप ये गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीजो किसे कहते हैं, जिसमें क्रेल कार्बन हो, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, उसे मीजो कहते हैं। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीजो की मिरर इमेज खुद मीजो ही होती है, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। अब कोई सर आइडेंटिकल कैसे हुए, हमने इसको काट कर इसके ऊपर रखा, सुप्रीम पोज तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि H पर OH आएंगे, OH पर H आएंगे। लेकिन एक तरीके से और चेक कर लो, एंड टू एंड रोटेट करो। एंड टू एंड रोटेट करने में क्या होता है, पकड़ के इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ पकड़ के, और इसको ऊपर ले जाओ, अब इसके ऊपर रखो। अरे सर ये तो यही बन गया। तो आप एंड टू एंड रोटेट करो, बंद हो गया।